नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया डेली। मैं हूं आपके साथ गीतू चौहान। 3 बजे की 3 बड़ी खबरों में आज सबसे पहले बात करेंगे उत्तर प्रदेश की, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुलंदशहर पहुंचे। विकास परियोजनाओं की सौगात के साथ चुनावी माहौल में सियासी संदेश देने की भी कोशिश दिखाई दी। तो सवाल यही है कि क्या विकास ही 2027 की सबसे बड़ी चुनावी पिच बनने जा रहा है। दूसरी बड़ी खबर लद्दाख से। सोनम वांगचुक के आंदोलन पर पुलिस का एक्शन, हिरासत, विरोध और सियासत, इन तीनों ने बहस को और तेज कर दिया है। क्या ये सिर्फ कानून व्यवस्था का मामला है या इसके राजनीतिक मायने भी निकाले जा रहे हैं। और तीसरी बड़ी खबर अंतरराष्ट्रीय मोर्चे से। हॉर्मुज़ जल डमरू मध्य एक बार फिर वैश्विक चिंता का केंद्र। दुनिया की ऊर्जा आपूर्ति की अहम धुरी माने जाने वाले इस समुद्री रास्ते पर बढ़ते तनाव ने इसे मौत का कुआं बना दिया है। और इसका असर सिर्फ खाड़ी तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था और तेल बाजार पर पड़ सकता है। तो आज इन तीनों खबरों को विस्तार से आपको बताएंगे। तो शुरुआत करते पहली और बड़ी खबर की। बुलंदशहर में सीएम योगी का विपक्ष पर प्रहार। बुलंदशहर में सीएम योगी ने विपक्ष पर प्रहार किया है। 2017 से पहले भय का माहौल था, ये सीएम ने कहा। सीएम योगी ने अखिलेश यादव पर हमला बोला। 2017 से पहले बउआ की दिनचर्या ही अलग थी। जनता की समस्याओं के लिए उनके पास समय नहीं था। सीएम योगी ने बुलंदशहर में 574 करोड़ की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण किया और इस दौरान उन्होंने सभा को संबोधित करते हुए विपक्ष पर जमकर हल्ला बोला है। उन्होंने 2017 से पहले की अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में वर्तमान में यूपी के विकास और कानून व्यवस्था में सुधार पर जोर दिया। सीएम योगी ने कहा कि 2017 से पहले प्रदेश में हर जिले में दंगा होता था, हर थाने में माफिया था, हर जिले में सिंडिकेट था, और अब ऐसा नहीं है। आज प्रदेश में ना कर्फ्यू है, ना दंगा है, अब सब चंगा है। अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि 2017 से पहले बउआ की दिनचर्या ही अलग थी। जनता की समस्याओं के लिए उनके पास समय नहीं है। और अमरोहा आपको लिए चलते हैं, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं, सुनाते हैं। यह प्रस्ताव लेकर के आता है। जब ये प्रस्ताव आते हैं, कोई औद्योगिक क्लस्टर विकसित होना चाहिए, इसकी मांग करता है, तब ये विकास होता है। कोई 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में यहाँ के तबला और यहाँ के ढोलक को वैश्विक मान्यता मिले, इसकी मांग करता है, तब ये विकास होता है। और बहनों और भाइयों, आपने 2 विधायक दिए, सांसद दिया, तो विकास भी हो रहा है। मैं आपसे अपील करूंगा, अमरोहा और नौगांवा सादात में भी अगर आपने कमल खिलाया होता ना, तो अमरोहा की गति और इसकी प्रगति कई गुना आगे बढ़ गई होती। और आज मैं अपील करने के लिए आया हूं, ये जो योजनाएं हैं, सैकड़ों करोड़ की 43 परियोजनाएं आज हम दे रहे हैं, इसकी तो मैं बधाई दे रहा हूं आप सबको। आपको भविष्य के लिए भी आश्वस्त करने के लिए आया हूं कि डबल इंजन की सरकार आपके हितों का हर प्रकार से ख्याल रखेगी, लेकिन उसकी पैरोकारी के लिए अच्छे विधायक भी चुन करके भेजिए, अच्छे सांसद चुन करके भेजिए। आपने सांसद दिया, वो दिल्ली में और लखनऊ में पैरवी करते हैं। आपने 2 अच्छे विधायक चुने, ये दोनों प्रयास करते हैं। ऐसे ही कार्य करेंगे, विकास होगा। इस बार मैं यहां पर धनौरा में आया हूं, अमरोहा के लिए आया हूं, अगली बार हसनपुर के लिए और नौगांवा सादात के लिए भी एक दिन मैं आने वाला हूं। आप सबसे मैं अपील करूंगा, विकास की इस प्रक्रिया को विरासत के साथ जोड़ करके जब हम आगे बढ़ेंगे, तो बहनों और भाइयों, हर एक तबके का कल्याण होगा, हर एक तबके का कल्याण होगा। और उसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए आज मुझे जनपद अमरोहा में आने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं आज के उस अवसर पर इन 43 परियोजनाओं के लिए आप सभी को, जिसके लिए सांसद जी ने, विधायक जी ने प्रयास किया है, आप सबको मैं इसकी बधाई देता हूं। इन जनप्रतिनिधियों का अभिनंदन करता हूं और विश्वास करता हूं कि विकास और विरासत की प्रक्रिया आप निरंतर आगे बढ़ाएंगे। इस विश्वास के साथ आप सबके प्रति मेरी मंगलमय शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय जय श्री राम।
तो अमरोहा से आप सुन रहे थे सीएम योगी आदित्यनाथ को, जहां पर उन्होंने विकास को लेकर ये कहा है कि आने वाले समय में भी विकास होगा। और सीएम योगी ने काफी बातें कही हैं। तो 2017 से पहले प्रदेश में जिस तरह से हर जिले में दंगा होता था, इस बात का जिक्र भी उन्होंने पहले अपने भाषण में किया। और साथ ही साथ यहाँ पर अखिलेश यादव पर जमकर हल्ला बोला है। तो हर थाने में माफिया हुआ करता था। 2017 से पहले क्या कुछ हालात थे उत्तर प्रदेश के, इसका जिक्र उन्होंने किया कि हर जिले में सिंडिकेट था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। आज प्रदेश में ना तो कर्फ्यू होता है, ना दंगा होता है, और अब सब यहाँ पर चंगा ही है। तो अखिलेश यादव पर निशाना साधते उन्होंने कहा था कि 2017 से पहले बउआ की दिनचर्या ही अलग हुआ करती थी और जनता की समस्याओं के लिए उनके पास समय नहीं था। लेकिन अब जिस तरह से हालात सुधरे हैं, 2017 के बाद से उत्तर प्रदेश में प्रगति हुई है, तरक्की हुई है। और ज्यादा जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं संवाददाता अभिषेक का। अभिषेक, तो सीएम योगी की बड़ी बातें रही और कुल मिलाकर यहाँ पर अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए नजर आए। जी, आपको बता दें कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार दौरे पे हैं, आज 3 जिलों का दौरा करेंगे, लगातार किया है, और वहीं कई बड़ी करोड़ों रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन भी किया है। और साफ तौर पर उनका कहना है कि जिस तरीके से विकास कार्य जो अब हो रहे हैं वो लगातार होते रहेंगे। अगर 2017 की भी बात करें तो साफ तौर पर उन्होंने निशाना साधते हुए अखिलेश यादव पर निशाना साधा है। जिस तरीके से पहले जो कानून व्यवस्था थी वो काफी चरमराई हुई थी, जिसे कि अब काफी सुचारू रूप से काफी अच्छी तरह कर दिया गया, और पूरे उत्तर प्रदेश में ना तो कोई दंगा है, ना कोई दंगे जैसा माहौल पैदा है। क्योंकि जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं लगातार, क्योंकि जितने भी पुलिस बड़े कर्मी हैं उन्हें लगातार जो है निर्देश जारी कर रखे हैं और लगातार करते रहेंगे। और इसी क्रम में जो लगातार आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से 2027 के आने वाले जो चुनाव है उसे भी लेकर जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार जनता को संबोधन भी कर रहे हैं और उन्हें एक विकल्प भी दे रहे हैं कि आप किस तरीके से किस सरकार को चुनें। क्योंकि जिस तरीके से जो अब उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से काम किया जा रहा है, काफी बड़ी बड़ी परियोजनाओं को बड़ी बड़ी सौगात मिल रही है और लोगों को सौगात मिल रही है, कानून व्यवस्था की बात की जा रही है। तो साफ तौर पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं पहले से और अब में काफी हलचल बदलती हुई दिखाई दे रही है। बिल्कुल। और अभिषेक, अगर हम बात करें, क्योंकि यहाँ पर बुलंदशहर में उन्होंने जनसभा को संबोधित किया, कितनी तादाद में लोग यहाँ पर पहुंचे थे और क्या ये माना जाए कि ये 2027 की तैयारी इस वक्त चल रही है, जिस तरह से कई करोड़ों की योजनाओं का यहाँ पर शुभारंभ भी किया गया है। यहाँ पर जब सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचते हैं तो ऐसे में लोगों का क्या कुछ रुख रहता है उस वक्त? आपको बता दें कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार दौरा कर रहे हैं, कल गाजियाबाद का दौरा करा, सुबह दूधेश्वर नाथ मंदिर में गए, उसके बाद लगातार बुलंदशहर के लिए गए। क्योंकि जिस तरीके से पूरे उत्तर प्रदेश में जहां जहां योगी आदित्यनाथ जी जा रहे हैं वहां की जो जनता है वो लगातार जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का संबोधन सुनने के लिए काफी उत्सुकता से पहुंची हुई है। और आपको बता दें कि हजारों की तादाद में लगातार जो है कार्यकर्ताओं से लेकर और स्थानीय निवासियां भी जगह जगह पहुंच रहे हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का संबोधन सुन रहे हैं। तो साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि 2027 की जो तैयारी है वो लगातार चालू हो चुकी है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है वो लगातार इस क्रम में जनता के बीच जो रूबरू हो रहे हैं। तो सामने आने वाले स्थिति साफ ही नजर आ रही है कि जिस तरीके से जो अब 2027 का जो चुनाव आएगा उसमें जो जनता के बीच में योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री खुद जाकर अपनी आवाज को पहुंचा रहे हैं और लोगों की मनसा को भी और जान रहे अभिषेक, इसे 2027 की ही तैयारी माना जाए, जिस तरह से सीएम योगी आदित्यनाथ भ्रमण भी कर रहे हैं, लोगों को संबोधित भी कर रहे हैं और साथ ही साथ कई करोड़ों की परियोजनाओं का यहाँ पर शुभारंभ भी किया जा रहा है। धन्यवाद आपका इस पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ते, दिल्ली के जंतर मंतर पर बड़ा हंगामा हुआ। ये बड़ी खबर आ रही है दिल्ली के जंतर मंतर से, जहां पर बड़ा हंगामा हुआ है। सोनम वांगचुक को अस्पताल ले गई पुलिस। जंतर मंतर पर भूख हड़ताल पर बैठे थे वांगचुक। 20 दिनों से जंतर मंतर पर भूख हड़ताल पर थे और ऐसे में धर्मेंद्र प्रधान को हटाने की मांग को लेकर यह हड़ताल की गई थी। तो सोनम वांगचुक की लगातार तबीयत खराब हो रही थी। पुलिस ने जंतर मंतर से प्रदर्शनकारी को हटाया है। जंतर मंतर पर बड़ी संख्या में भारी सुरक्षा बल तैनात किया गया। तो तस्वीर आप देख रहे हैं दिल्ली के जंतर मंतर की, जहां पर तकरीबन 20 दिनों से सोनम वांगचुक भूख हड़ताल पर हैं और यहां पर इन्हें दिल्ली पुलिस ले जाती है। धर्मेंद्र प्रधान को हटाने की मांग को लेकर इन्होंने हड़ताल शुरू की थी। सोनम वांगचुक की लगातार तबीयत खराब हो रही थी, जिसके चलते पुलिस ने जंतर मंतर से प्रदर्शनकारियों को हटा दिया है। तो जंतर मंतर पर बड़ी संख्या में भारी सुरक्षा बल तैनात किया गया है।
तो 20 दिनों का ये धरना जिसे पुलिस ने खत्म कराया है, क्योंकि लगातार सोनम वांगचुक की तबीयत यहां पर खराब हो रही थी। 20 दिनों से उन्होंने कुछ खाया नहीं था। मांग सिर्फ यही थी कि धर्मेंद्र प्रधान को किसी भी तरह से उनकी कुर्सी से इस्तीफा दे देना चाहिए, और इसी मांग को लेकर वो जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन कर रहे थे, भूख हड़ताल पर थे। ऐसे में सोनम वांगचुक की तबीयत लगातार खराब हो रही थी और स्थिति बहुत ज्यादा बिगड़ने पर पुलिस ने उन्हें जंतर मंतर से हटा दिया है। 7 बजे जब मैं यहाँ से निकला अपने सोने के लिए, भाई थोड़ा पीछे इसके अंदर यहाँ आए, सोनम सर को घसीट कर गाली गलौज करके लेकर गए। 60 साल से जो इंसान है जो भूख हड़ताल पर बैठा हुआ था 20 दिनों से, 60 साल के इंसान को जो 20 दिनों से भूखा था उसको दिल्ली पुलिस गाली गलौज करके घसीट कर यहाँ से जबरदस्ती उठाकर लेकर गई। कहाँ लेकर गई हमें पता नहीं सब लोग। और जब मैं मेरे दोस्त के घर से निकल गया, जैसे मुझे ये खबर मिली, मैं जंतर मंतर आ रहा था, पुलिस वालों ने मुझे भी मारपीट की, मुझे भी सड़कों पर घसीटा और गेट बंद करके मुझे अंदर रखा और कहते हैं तुम जंतर मंतर कैसा जाता है। मुझे भी दिल्ली पुलिस ने डिटेन कर रखा था, मेरे साथ भी मारपीट की, मुझे भी घसीटा गया रोड पर। और यहाँ पर जितने सारे स्टूडेंट्स हैं उनके साथ भी दिल्ली पुलिस ने मारपीट की। तो दिल्ली के जंतर मंतर पर पिछले 20 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक को दिल्ली पुलिस अस्पताल ले गई। सोनम वांगचुक को सफदरजंग अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल के बाहर भारी पुलिस और अर्धसैनिक बल तैनात हैं। सूत्रों के मुताबिक वांगचुक की देखभाल के लिए अस्पताल में 2 डॉक्टर, 2 पैरामेडिक्स की एक टीम तैनात की गई है। इस बीच पुलिस द्वारा वांगचुक को अस्पताल ले जाए जाने के बाद प्रदर्शनकारी को जंतर मंतर प्रदर्शन स्थल से हटाया जा रहा है। तो नीट जैसी बड़ी परीक्षाओं के पेपर लीक के मामलों में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर वांगचुक 28 जून से भूख हड़ताल पर थे। वहीं देखिए, अनशन का 21वां दिन था और ऐसे में आज इस अनशन को खत्म कराया गया है। और ज्यादा जानकारी के लिए रुक करेंगे संवाददाता रजनीश का। रजनीश, फिलहाल क्या कुछ अपडेट मिल रहा है? क्या जंतर मंतर से सभी प्रदर्शनकारियों को हटा लिया गया है? देखिए, जंतर मंतर पे अभी भी जो कॉकरोच जनता पार्टी के जो सदस्य या समर्थक हैं वो मौजूद हैं। हालांकि संख्या वहां पर कम ज़रूर हुई है, जितनी संख्या सुबह थी वो आप इस समय नहीं है। वहीं बात की जाए, अगर मैं अभिजीत दिप्के की बात करूं तो जैसे ही सोनम वांगचुक को जो दिल्ली पुलिस ने हाई कोर्ट के आदेश के बाद, जब डॉक्टरों ने हाई कोर्ट को सोनम वांगचुक के बारे में कंडीशन के बारे में अपडेट दिया, उसके बाद हाई कोर्ट ने यह आदेश दिया कि सोनम वांगचुक का जो भूख हड़ताल है उसे खत्म कराई जा सके, ताकि ऐसा ना हो उनकी तबीयत बिगड़ जाए। इसी के चलते जो दिल्ली पुलिस है उन्होंने सोनम वांगचुक को अस्पताल में भर्ती कराया। लेकिन इस पूरे मामले को पॉलिटिक्स रंग दे दिया गया है। पॉलिटिक्स पार्टीज इस पूरे जो धरने प्रदर्शन में इन्वॉल्व हो चुकी है। अभिजीत दिप्के की जहां तक बात है तो अभिजीत दिप्के जो है जैसे ही सोनम वांगचुक को वहां से ले जाएंगे तो अभिजीत दिप्के ने ये ऐलान कर दिया कि अब वो भूख हड़ताल पे बैठेंगे, अनिश्चितकालीन तक बैठेंगे, जब तक जो धर्मेंद्र प्रधान है शिक्षा मंत्री उनको उनकी गद्दी से नहीं हटा दिया जाता, उनकी कुर्सी से नहीं हटा दिया जाता, तब तक ये पूरा जो आंदोलन चलता रहेगा। इसके अलावा एक बात और कही, साफ तौर पे अभिजीत दिप्के ने ये कहा कि जो लोग जंतर मंतर पहुंच सकते हैं वो जंतर मंतर पहुंचे। इसके अलावा ये भी बात की गई कि 20 जुलाई से जो मॉनसून का जो संसद का मॉनसून सत्र शुरू होने वाला है, उस जो सत्र के दौरान वो पार्लियामेंट का घेराव भी करने जाएंगे। तो ये तमाम चीजें ऐसी हैं जो आज पूरे दिन जो है वो सुर्खियों में रही। फिलहाल अगर बात की जाए, जैसा आपने बोला कि इस समय जो संख्या बल है, जो लोगों की जो समर्थक थे कॉकरोच जनता पार्टी के, उनकी संख्या बहुत कम हो चुकी है। लेकिन पॉलिटिक्स इस पूरे मामले में हावी हो चुकी है। तमाम पॉलिटिक्स के जो पॉलिटिकल पार्टीज के जो नेता है, चाहे वो डिम्पल यादव की बात कर ली जाए, चाहे वो जो योगेंद्र यादव की बात कर ली जाए, अरविंद केजरीवाल की बात कर ली जाए, या लेफ्ट विंग के जो छात्र संगठन है उनकी बात कर ली जाए, ये पूरा आंदोलन इन तमाम पार्टीज के जो विपक्षी पार्टियां हैं उनका एक जमावड़ा बन के रह गया है। वहां पे तमाम लोग जो है वो किसी ना किसी पार्टी से संबंध रखते हैं। बिल्कुल, यानी रजनीश, ये माना जाए कि यहाँ पर छात्रों की चिंता कम, उनके हकों के लिए आवाज कम, बल्कि राजनीति ज्यादा होती हुई दिखाई दे रही है। देखिए, बिल्कुल इस जैसे जब अभिजीत दिप्के ने कॉकरोच जनता पार्टी बनाकर जो दिल्ली में जंतर मंतर पर जब पहली बार जब प्रदर्शन किया था, तो उस दौरान कुछ एक भीड़ जरूर नजर आई थी।
उस दौरान जब ये हो सकता है पॉलिटिकल पार्टीज ने ये सोचा कि अगर जो है इस जो पूरे आंदोलन को हाईजैक कर लिया जाए तो कहीं ना कहीं वो अपनी जो राजनीतिक जमीन है वो तलाश पाएंगे, राजनीतिक जमीन उनको मिलेगी। और यही कारण है कि डे फर्स्ट से ही इस जो कॉकरोच जनता पार्टी के जो पूरा प्रोटेस्ट था, ये जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज ने हाईजैक कर लिया। पहले जेएनयू से लेफ्ट विंग के जो छात्र संगठन है वो इन्वॉल्व हुए, फिर धीरे धीरे करके तमाम पार्टीज के लोग, जो नेता हैं, जो पार्टीज के मुखिया हैं, वो वहां पर पहुंचने लगे। तो इससे साफ जाहिर है कि अगर कॉकरोच जनता पार्टी के इस जंतर मंतर के मंच पर अगर पॉलिटिकल पार्टीज के नुमाइंदे आते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज के मुखिया आते हैं, तो कहीं ना कहीं ये साफ मैसेज है कि ये पूरा जो आंदोलन है ये छात्र हितों को नहीं बल्कि राजनीतिक का एक अड्डा बन चुका है। राजनीति का एक जो है वो ऐसी जगह बन चुका है जहां पे वो पॉलिटिकल पार्टीज अपनी जमीन तलाश रहे हैं, जिनको अभी तक जो पॉलिटिक्स में अपनी जड़ें नहीं जम पाई इनकी। बिल्कुल। और रजनीश, देखिए जिस तरह से यहाँ पर अब दीपके का ये कहना है, जो कि कॉकरोच पार्टी के एक तरह से बड़े नेता हैं, फाउंडर हैं, तो ऐसे में क्या कुछ उनका उद्देश्य रहेगा? क्या वो तब तक भूख हड़ताल करेंगे जब तक कि धर्मेंद्र प्रधान अपने पद से इस्तीफा नहीं देते, या फिर क्या कुछ उनकी मांगे रहेंगी? देखिए, मांग सिर्फ एक है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को उनकी कुर्सी से हटाया जाए। आज जब सोनम वांगचुक को दिल्ली पुलिस ने सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया, तो उसके बाद जो अभिजीत दीपके है उसने साफ तौर पे उसी मंच से ये ऐलान किया कि अब सोनम वांगचुक के बाद वो अनिश्चितकालीन तक भूख हड़ताल पे बैठेंगे और तब तक बैठे रहेंगे जब तक धर्मेंद्र प्रधान को उनकी कुर्सी से नहीं हटा दिया जाता। तो अब ये देखने वाली बात होगी कि आज से जो अनिश्चितकालीन जो भूख हड़ताल अभिजीत दीपके की तरफ से शुरू की गई है वो कितनी आगे तक जाती है और कब तक वो अपनी इस जो डिमांड है, या फिर ये कहा जाए अपनी जो ये पूरा जो अनिश्चितकालीन तक भूख हड़ताल पे बैठने की बात है, इसे कितना लंबा ले जाते हैं ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। गीतू, धन्यवाद रजनीश इस पूरी जानकारी के लिए। तो अब अभिजीत दीपके इस जिम्मेदारी को निभाना चाहते हैं और यहाँ पर भूख हड़ताल पर बैठेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में 2 तेल टैंकरों में विस्फोट की खबर है। बड़ी खबर आ रही है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से, जहां पर 2 तेल टैंकरों में विस्फोट। ईरान ने हॉर्मुज को तेल गैस की ढुलाई के बाद बंद किया है। अमेरिकी कार्रवाई के खत्म होने तक बंद रहेगा हॉर्मुज। ईरान की तरफ से कहा जा रहा है कि जब तक अमेरिकी कार्रवाई खत्म होती है तब तक हॉर्मुज को बंद किया जा रहा है। तो ईरान ने हॉर्मुज को तेल गैस की ढुलाई के लिए बंद कर दिया है। अमेरिकी कार्रवाई खत्म होने तक हॉर्मुज अब बंद रहेगा। ईरान की तरफ से बड़ी जानकारी। ईरान और अमेरिका का युद्ध एक बार फिर तेज होता हुआ दिख रहा है। अमेरिका ने लगातार 7वीं रात ईरान के खिलाफ हमले किए। वहीं दूसरी तरफ एक ऐसी खबर आई है जो हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों के लिए नए खतरे बताती है। ईरान ने हॉर्मुज में जो माइंस बिछाई थी उनमें से कई माइंस फट गई हैं और इस कारण 2 टैंकरों में भीषण आग लग गई। ईरानी सेना ने इस पूरी घटना का ठीकरा सीधे तौर पर अमेरिका पर फोड़ दिया है। IRGC ने अपने आधिकारिक बयान में कहा कि अमेरिकी खुफिया एजेंसियों के उकसावे के कारण दोनों ऑयल टैंकर्स ने हॉर्मुज में बिछाई गई बारूदी सुरंगों के रास्ते से गुजरने की कोशिश की। ईरानी नौसेना ने स्पष्ट कर दिया है कि इस गतिरोध के जारी रहने तक इस पूरे इलाके से किसी भी तरह के केमिकल, फर्टिलाइजर, कच्चे तेल या गैस की एक बूंद भी एक्सपोर्ट करना नामुमकिन होगा। IRGC ने अमेरिका को चेतावनी देते हुए कहा कि जब तक ईरान के खिलाफ अमेरिका सेना का ऑपरेशन और अपराध पूरी तरह खत्म नहीं होता तब तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पूरी तरह से सील रहेगा। विकास हमारे संवाददाता इस पर जुड़ गए हैं। विकास, क्या जानकारी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर, और ऐसे में क्या माना जाए आने वाले दिनों में क्या कुछ परेशानियां इस रास्ते को लेकर हो सकती है? देखिए, तो परेशानियां शुरू हो चुकी हैं लगातार जब से ईरान और यूएस का युद्ध शुरू हुआ है। दोनों जो है अपनी ईगो को लेकर, दोनों अपने आप को लेकर कहीं ना कहीं एक अंतर्राष्ट्रीय पटल पर अपने को बेहतर दिखाने की कोशिश करें। उसका जो खामियाजा है पूरी दुनिया को भुगतना पड़ रहा है। लगातार ईरान की कहता रहा है कि हमने वहां पर सी माइंस बिछाई हैं। हालांकि इसको लेकर अमेरिका ने ज़रूर यह कहा है कि हम आपको सुरक्षा देंगे, जितनी भी कंट्री से जो वहां से अपने जहाज़ निकालना चाहती थी हम सुरक्षा देंगे, लेकिन उसका कहीं ना कहीं खामियाजा पूरी दुनिया को भुगतना पड़ रहा है। आप देखें, यहाँ पे IRGC के 2 धड़े हैं जो साफ साफ दिख रहे हैं। एक धड़ा जो कहीं ना कहीं शांति चाहता है और दूसरा धड़ा अमेरिका के सामने झुकना नहीं चाहता है। वो लगातार इस चीज को कहीं ना कहीं सामने ला रहा है और मुखर कर रहा है, और उसका नतीजा ये है कि इस समय 2 जहाज जो कमर्शियल जहाज जो बहुत ज्यादा मात्रा में वहां से
तेल ला रहे थे वो ब्लास्ट हो गए। हालांकि बैकडोर से बड़े कोशिश की जा रही है, बैकडोर चैनल से किसी तरह से दोनों देशों में शांति जो है उसका माहौल बनाया जाए, एमओयू भी जो है उसको कोशिश की जाए, किसी तरह से एमओयू जो पे काम किया जाए, लेकिन हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। लगातार कोशिश यही है कि इन देशों में जब तक शांति नहीं होगी तब तक दुनिया के लिए स्थिरता ये बनी रहेगी, और वही साफ साफ दिख रहा है। जहां पर अमेरिका लगातार ये एक तरह से देखा जाए तो ट्रंप की तरफ से प्रोवोकेशन वाली स्टेटमेंट्स दी जा रही हैं, वो लगातार कह रहा है कि बहुत जल्द ईरान का खात्मा हो जाएगा। ईरान के जो मेन बंदरगाह हैं या फिर जो न्यूक्लियर प्लांट्स, पावर प्लांट्स हैं, जो वाटर प्लांट्स हैं, उन पर लगातार मिसाइल्स दागी जा रही है, जिसकी वजह से IRGC की रिटेलिएशन लगातार देखी जा रही है। उसकी वजह से ही आप देखेंगे ये जो 2 जहाज जो उड़े हैं, जो 2 जहाजों को नुकसान पहुंचा है, ये उसी की वजह से पहुंचा है। कहीं ना कहीं एक देश को, दोनों में से एक देश को हल्का सा संयम बरतना पड़ेगा। जब तक संयम बरता नहीं जाएगा तब तक ये हालात बद से बदतर होते रहेंगे और हम इसी तरह से लगातार हालात खराब होते देखेंगे। जी और बिल्कुल विकास, और ऐसे में जिस तरह के हालात बने हुए हैं, यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि 2 तेल टैंकर्स में ब्लास्ट हो गया है, जो माइन से छिपाई हुई थी ईरान की तरफ से, वो फट गई हैं। तो आने वाले दिनों में यही माना जाए कि अगर कोई भी इस रूट से निकलने की कोशिश करता है तो उसके लिए जान का खतरा भी बना हुआ है। बिल्कुल, देखिए ईरान ने पहले ही स्पष्ट किया था कि जो माइंस हैं, सी माइंस पहले से बिछाई गई हैं। हालांकि इसको लेके अमेरिका जो है मान नहीं रहा था, अमेरिका इसको सीरियसली नहीं ले रहा था, लेकिन अब जिस तरह से वहां पे माइंस में ब्लास्ट हुआ, ये साफ साफ दिख रहा है कि ईरान ने पूरी तैयारी के साथ हॉर्मुज को ब्लॉक किया है, जिसको लेकर अमेरिका हल्का सा वो ढीला पड़ता हुआ नजर आ रहा था। और ऐसे समय में अब आपस में समझौता बहुत जरूरत है, शांति समझौता बहुत जरूरी है। जब तक दोनों देश आपस में शांति समझौता नहीं करेंगे तब तक ये हालात इसी तरह से रहेंगे। देखिए, इसमें मध्यस्थता करने की बहुत ज़रूरत है। मैं लगातार यही कहता रहा हूं कि इसमें पाकिस्तान जैसे देशों को बाहर निकालना पड़ेगा, जो अमेरिका की कठपुतली हैं। इसमें किसी अच्छे देश को, चाहे वो रशिया हो, चाइना हो या भारत हो, ऐसे देश को मध्यस्थता करनी पड़ेगी जिसकी दोनों देश सुने, और उसके बाद ही यहाँ पर ये जो शांति समझौता होगा, किसी ना किसी देश को, दोनों में से बड़े भाई की भूमिका निभानी पड़ेगी, जो लगातार लग नहीं रही। क्योंकि देखिए, दोनों देश चाहते हैं कि जो समझौता हो उसमें उनका जो कंट्री है वो हावी रहे। वो यहाँ पे हालात दिखते हुए नजर नहीं आ रहे। दोनों देश एक दूसरे पर लगातार आक्रमण कर रहे हैं। हम देखेंगे ईरान ने जो है बहरीन, कतर, अन्य देशों पर जहां पर अमेरिकन बेस है वहां पे हमले किए हैं, और अमेरिका ने लगातार हमले ईरान पे किए हैं। और अब जो है ये बात जो देखा जाए तो यहाँ पे इस समय यहाँ पर इस लेवल तक पहुंच चुकी है कि यहाँ पर अब जो टैंकर जहाज निकल रहे थे वहां से स्ट्रेट हॉर्मुज से, वो भी जो है, और चिंता की बात यह है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद किया जा रहा है ईरान की तरफ से सीधे तौर पर। अगर कोई भी यहाँ से निकलने की कोशिश करेगा तो उसके लिए कहीं ना कहीं ये रास्ता खतरा भरा साबित हो सकता है। धन्यवाद विकास इस पूरी जानकारी के लिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।